हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका जो साइंस का 12th चैप्टर था जो कि था आपका फ्रिक्शन, उसके स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने फोर्स एंड प्रेशर वो चैप्टर पढ़ा था और वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे। ठीक है, अच्छा अगर किसी स्टूडेंट ने उनके नोट्स जो नोट डाउन नहीं किए अपने नोटबुक में तो वो जल्दी कर ले और एक बार दिखा दे चेक करके। ठीक है, फ़ोटो खींच कर फिर कैसे भी करके मुझे कोई बार बता दे कि हाँ सर हमने लिख लिए हैं, फिर जिससे कि आगे क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है हम उनको आपको दे सकें। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। इसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ फ्रिक्शन, ठीक है, व्हाट द फैक्टर अफेक्ट दिस, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो कि इससे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का यूज़ हमने देखा था, लुब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल हमने देखे थे। ठीक है, अब बस 2-4 छोटे छोटे टॉपिक बच चुके हैं, इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा एक एक करके उठा लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है डेट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है आपको पता है, फ्रिक्शन की जब भी बात होती है वो दो सरफेसेस के बीच में लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगता है और उन सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। मैं बोल रहा हूँ सरफेस के नेचर से मीन वो सरफेस रफ है या प्लेन है या फिर सेमी रफ या फिर सेमी प्लेन, इस तरह से है। ठीक है, अच्छा देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन ए सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस। ठीक है, व्हेन ए सरफेस इज रोल ओवर अनदर सरफेस। अगर मैं इसको लिखूँ तो फिर ऐसा रहेगा, व्हेन ए सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस ए रेसिस्टेंस वर्क्स डेट कोल्ड, अभी मैं बता दूंगा इसका मतलब, घबराइए मत, डेट कोल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल सा है, दिखने में बस वो लग रहा है। क्या लिखा है मैंने कि व्हेन अ सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस। मान लीजिए ये सरफेस है, कोई फिक्स सरफेस। ठीक है, व्हेन अ सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस। अब मान लीजिए अभी चौक ये है, बिल्कुल ये चौक गोल है। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप पाइप भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पाइप वगैरह। अब मान लो मैंने चौक यहाँ पर रख दिया है ना, बिल्कुल गोल है। अब एक सरफेस तो इस चौक की हो गई। ठीक है, दूसरी सरफेस ये जो डस्टर है ना इसकी ये वाली सरफेस हो गई। अब मैं जैसे इसको ऊपर रखूँगा आगे में बढ़ाऊँगा तो क्या हो रहा है, देखो जी क्या हो रहा है, ऊपर वाली जो सरफेस यानी कि जो डस्टर है वो चौक के ऊपर रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है। मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो चौक है ना ये देखो ये एकदम गोल है। ठीक है, राउंड शेप का है ना, तो इसके ऊपर कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके ऊपर रोल ही करेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि व्हेन अ सरफेस, मान लीजिए व्हेन अ सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस, मान लीजिए पाइप ले लेते हैं, ये छोटे छोटे मैंने पाइप के टुकड़े ले लिए। ठीक है, देयर पीस ऑफ पाइप, ये पाइप के पीस है और इनको ऊपर मैं इस तरह की कोई सबसे कुछ भी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। ठीक है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से फोर्स किया तो क्या इसके ऊपर ये रोल करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर में धक्का दूंगा तो ये पाइप के ऊपर रोल करेगा ना। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और वही मैंने लिखा है व्हेन ए सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस। जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, उसके ऊपर रोल करती है। ठीक है, ए रेजिस्टेंस वर्क, रेजिस्टेंस मतलब जब वो रोल हो रही है ना तो उसको रोकने का एक फोर्स है वो काम करती है। मैं बोल रहा हूँ जब वो सरफेस के ऊपर, जैसे सरफेस के ऊपर जब ये रोल हो रहा है ना तो एक रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट ऐसी आती है जो कि इसको रोकने का प्रयास करती है, रोकने की कोशिश करती है। उस रुकावट को ही बोलते हैं आप रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पता है ना फ्रिक्शन क्या, स्पीड जो होती है स्टेट ऑफ एनी मैटर उसको रोकने की कोशिश करता है ना। जैसे तभी तो जिस मान लो मैंने हल्का सा धक्का दिया यहाँ पे, ये डस्टर यहाँ पे जाकर रुक गया। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ के सरफेस और दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगा, उसने इनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल सा है बट ज़्यादा कुछ है भी नहीं इनमें। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए इसका भी सिंपल सा है, वही लिख देते हैं अपन, व्हेन ए सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस ए रेजिस्टेंस वर्क्स कोल्ड, अच्छा मैंने टॉपिक नहीं डाला यहाँ पे, कोल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि क्या बोल रहा है बेटा, ये देखो
कि व्हेन अ सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, जब एक सरफेस, मान लो सरफेस है और एक सरफेस मेरे हाथ की है, ये इसके ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है, व्हेन अ सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, ये रेसिस्टेंस वर्क, जब मान लीजिए ऐसे स्लाइड कर रही है तो इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो कि इसको रोकने का काम कर रहा है, और उसी फोर्स को आप बोलते हो क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, दो सरफेस के, ये जो दो सरफेस के बीच में काम करता है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ स्लाइड करता है, स्लाइड ये जैसे मान लो ऐसे, तो इस तरह से भी कर सकता है, ठीक है, स्लाइड ये इस तरह से भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, इस तरह से, किसी भी डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो व्हेन अ सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस ए रेसिस्टेंस वर्क्स दैट कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके, सिंपल सा ही है, बस ये भी हो गया। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए आप, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देख लीजिए, ये बहुत अच्छा वो है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपको समझनी भी चाहिए। देखिए क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक ना आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस कुछ इस तरह से है, ठीक है। अच्छा आपने क्या किया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ये डस्टर रख दिया है ना, अच्छा ये नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर आपने डस्टर रख दिया, आप क्या देख रहे हो, ये डस्टर ना अभी गिर नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे रखा है तो यहीं की यहीं रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया फिर, इसको ना ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऊपर उठाया, ठीक है, ऊपर उठाओगे तो क्या हो जाएगा, मैं वैसे बना रहा हूँ, ऊपर उठाओगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी सरफेस जो पहले ऐसे थी अब वो ऐसी हो जाएगी, है ना, और तिरछी हो गई ना, अब ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी, ये डॉट डॉट करके बनाए, मतलब ये उठाने के बाद ऐसा दिख रहा है आपको। अब भी क्या देख रहे हो आप, वो जो डस्टर है वो या फिर ऑब्जेक्ट वो वहीं की वहीं रुका हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, इसको और उठाया थोड़ा ऊपर, और उठाने पे क्या हो जाएगा, मान लो अब ये डस्टर कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा, देखो डस्टर कुछ इस तरह, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे वाला वो कुछ ऐसे हो जाएगा, और इसके ऊपर डस्टर जो रखा है अब भी वो रुका ही हुआ है ना, वहीं की वहीं रुका हुआ है। लेकिन क्या हुआ, अब जैसे ही आपने थोड़ा सा भी ऊपर उठाया ना इसको, हल्का सा भी, तो जो डस्टर इसके ऊपर था ये नीचे आने लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझो, तो इस डस्टर के नीचे आने से पहले, इस डस्टर के नीचे आने से पहले जब तक कि ये डस्टर यहाँ पर रुका हुआ था, है ना, जब तक कि डस्टर गिर नहीं रहा था, तब तक इस डस्टर की सरफेस और नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन लगा उसको बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ए सरफेस रेस्ट ओवर अनदर सरफेस, व्हेन ए सरफेस, इसका एक वो मतलब डेफिनेशन बता रहा हूँ, व्हेन ए सरफेस रेस्ट ओवर, व्हेन ए सरफेस रेस्ट ओवर अनदर सरफेस, ए रेसिस्टेंस वर्क, रेसिस्टेंस मतलब एक रुकावट है ना, ए रेसिस्टेंस वर्क कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब भी एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रही है, मतलब रुकी हुई है, अब मान लो ऐसे भी रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, अब देखो अब भी रुका हुआ है डस्टर, अब भी रुका हुआ है, अब भी रुका हुआ है, अब भी रुका हुआ है ना, अब जब तक ये गिर नहीं रहा ना तब तक इस डस्टर के सरफेस और हाथ के सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको बोलोगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे लेकिन मैंने और तिरछा किया, अब और तिरछा करते ही अब ये गिर गया, जब इसने गिरना स्टार्ट किया तब वहाँ पर लगेगा इनके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जब चलना स्टार्ट कर देता है जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जब तक रुका हुआ है जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब रोल करना स्टार्ट कर देता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ये इनका मैंने थोड़ा कंबाइन करके बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, छोटा सा ये भी फ्लूइड फ्रिक्शन एंड ड्रैग, ये भाई क्या वो है, देखो आपको पता है आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर भी है, ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ एयर, उसी को तो आप एटमॉस्फेयर बोलते हो, ठीक है, और आपके पास क्या है, आसपास जो वाटर है वो भी है, ठीक है। क्या होता है आपने देखा होगा, चलो मैं सीधा बता देता हूँ क्या होता है, कि आपके जो वाटर जो भी है, लिक्विड जिनको बोल सकते हो, लिक्विड एंड एयर, ये दोनों की दोनों ही हर किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगाते हैं। जैसे कि मान लो एक प्लेन है ना, प्लेन होता है ना हवाई जहाज जिसको बोलते हो, ठीक है, आपका एक प्लेन है, वो प्लेन हवा में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर हवा में ऐसे उड़ रहा है, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है,
यहाँ पे विंग्स वगैरह लगेंगे, ठीक है। अब क्या ये एयर में अंदर जा रहा है, मतलब हवा में उड़ रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये प्लेन की सरफेस और ये एयर एक दूसरे से हिट करेगी ना, तो एयर इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगी जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने प्लेन लिया है क्योंकि ज़्यादा आसान है समझने में। प्लेन उड़ रहा है हवा में, अब क्या हुआ, जैसे आगे बढ़ेगा ना तो आसपास की जो भी एयर है वो एयर इसको रोकने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि एयर इससे टकरा रही है ना, जब इससे टकराएगी ना तो उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ रहा है, एयर जो होती है आपकी वो भी ऑब्जेक्ट्स पर फ्रिक्शन लगाती है। और ऐसे ही मान लो आप पानी है, पानी के अंदर ना ऐसे हाथ डाल के देखो ऐसे नॉर्मली, और एक हवा में डाल के देखो, ठीक है। अब आप क्या होता है, पानी के अंदर आसानी से हाथ को ऐसे घुमा नहीं पाते, थोड़ी हल्की सी दिक्कत होती है, घुमा पाते लेकिन हल्की सी दिक्कत होती है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, मान लो ये एक जार है या फिर कोई टब है, ठीक है, यहाँ पर आपने अंदर हाथ डाला, उसको ना ऐसे ऐसे हिला रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे हिला। तो क्या होता है, जो वाटर की सरफेस है ना, ये भी आपको हाथ को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो क्या है, अब मेरे को कंबाइन करके बोल रहा हूँ, फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ बता दो बेटा, फ्लूइड फ्रिक्शन में फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फ्लो हो सकता है। फ्लो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? फ्लूइड फ्लो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, मतलब बह कौन कौन सी चीज़ें सकती है? एक तो आपको पता है पानी बह सकता है, मतलब उसको लिक्विड के अंदर लगा ले, है ना। और एक क्या बह सकता है, आपकी एयर जो होती है, हवा, वो भी बह सकती है, ठीक है। तो ए फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड और एयर इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ए फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, ठीक है। ए फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब पानी जो आपके लिक्विड से, लिक्विड और एयर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स लगा दे, जैसे मान लो हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको पता है आसपास की जो एयर है ना, वो एयर मेरे हाथ के ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है, मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है मेरे हाथ और एयर के बीच में, वो होगा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। और स्पेशली इसको एक नाम दिया गया है, ए फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। मतलब या तो आप उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोल दो या फिर आप उसको ड्रैग बोल दो, ड्रैग भी यही है, ठीक है। DRAG यहाँ पे लिख रखा है ना मैंने, ये वाला ड्रैग भी यही है। ए फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स, एक्सर्टेड मतलब लगाया गया, ठीक है। एक ऐसा फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड्स के थ्रू लगाया गया है, उसको बोला जाता है आपका ड्रैग, ओके। अब बस लास्ट का एक टॉपिक बच गया है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग सबसे सिंपल वो है, पूरे चैप्टर के सबसे सिंपल चीज़। इंटरलॉकिंग क्या है, देखो मान लो एक रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है मान लेते हैं। अगर आप रफ सरफेस को बिल्कुल क्लोज से करके देखो ना, पास से करके देखोगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगी। अब मान लो एक और रफ सरफेस है, आपने उस रफ सरफेस को इसके ऊपर रख दिया, मान लो उसकी सरफेस भी कुछ इस तरह से है, ये कोई पहला ऑब्जेक्ट की सरफेस है और ये कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस है ना, ये पहले ऑब्जेक्ट सरफेस, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस। क्या हुआ, इन दोनों की जो सरफेस है मान लो कुछ इस तरह से है, दोनों की रफ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप इसके ऊपर रखोगे ना इन दोनों चीज़ों को, है ना, जब इन दोनों सरफेस को पास में रखोगे तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्पैक्स इसमें बने हुए हैं, है ना, जो स्लोट्स इसमें बने हुए हैं, स्लोट्स मतलब जो खांचे में बोलना चाह रहा हूँ, है ना, खांचे या फिर स्पैक्स कुछ भी बोल सकते हो, जो स्लोट्स इसमें बने हुए हैं ये एक दूसरे में ना फंस जाते हैं, ठीक है। ये वाला इसके अंदर आ गया, ये वाला इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, ये ऊपर वाले जो भी स्लोट्स है वो नीचे वाले में आ जाएंगे, नीचे वाले स्लोट्स ऊपर वाले में आ जाएंगे, तो बिल्कुल ये लॉक हो जाएंगे। अब आप इनको आगे पीछे करोगे ना तो ये कुछ भी मतलब, तो आगे पीछे करोगे तो ये आगे मूव नहीं करेंगे। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जैसे कि आपके जो कॉपी होती है ना नोटबुक, उसके पीछे गत्ता लेना और एक दूसरी नोटबुक का भी गत्ता लेना, गत्ता मतलब कार्डबोर्ड, उन दोनों कार्डबोर्ड को ऐसा रख देना, उसमें से एक कार्डबोर्ड को पकड़ना और उसको धीरे धीरे सीधे करके देखना, या फिर आपको ऐसा रख देना, एक दूसरा कार्डबोर्ड लेना, फिर उसको ना ऐसे करके देने, मतलब उनको फिसलाने की कोशिश करना कि भाई आगे पीछे मूव करे। आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि इन दोनों की सरफेस ना एक दूसरे से इंटरलॉक हो चुकी है, ठीक है। पहली सरफेस के जो स्पाइक्स है वो दूसरे सरफेस के स्पाइक से बिल्कुल बैठ चुके हैं ऐसे, अब वो ना इधर जा पा रहे ना इधर जा पा रहे, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन ऑब्टेन होती है, जब भी ऐसी कंडीशन मिलती है, उसको बोलते हो आप इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो ये है आपके सारे टॉपिक, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड स्लाइडिंग, फ्लूइड ड्रैग, स्टैटिक एंड इंटरलॉकिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन स्पाइक्स, व्हेन स्लोट्स ऑफ वन सरफेस इज लॉक ओवर अनदर सरफेस।